देख लिया था थोड़ा सा बेसिक्स इसका। कल ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कल नहीं आए? सेलुलर कम्युनिकेशन या सेल सिग्नल, ठीक है, यूनिट 2 का टॉपिक नहीं है आपका। और जैसे कि हमने कल इसको डिस्कस कर चुका था कि कोई भी सेल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स शो करती है या एक सेल दूसरे सेल से जो कम्युनिकेशन करती है उसी को हम क्या कहते हैं? सेलुलर सिग्नल, सेल सिग्नलिंग। अब ये जो सिग्नलिंग होगी वो किसके थ्रू होगी? इसके लिए दो बेसिक चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और दूसरा रिसेप्टर, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तो हमने डिटेल में पढ़ा था कि जब जनरली उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा में से पास आउट हो जाते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा में से पास आउट नहीं हो पाते। जैसे प्लाज्मा में से पास आउट होने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके रिसेप्टर कहाँ पर होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियस में। ये चीज़ देखी थी हमने बेसिक। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिसेप्टर जो है उनकी लोकेशन के बेसिस पे हमने उसको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया था। जैसे कि अगर कोई रिसेप्टर सेल की सरफेस के ऊपर है तो उसको हमने क्या कहा था? सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हमने कहा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। फिर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के दो टाइप, कौन से? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। उसके अंदर हमने फिर जब सेल सरफेस रिसेप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर में क्या पढ़े थे? दो रिसेप्टर पढ़े थे, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर। साइटोप्लाज्मिक में हमने किसके एग्जांपल से पढ़ा था? स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। और उसका एग्जांपल क्या था? एस्ट्रोजन हार्मोन के हमने सिग्नलिंग दी। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर में हमने किसका एग्जांपल पढ़ा? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद हमने सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें पहला था कौन सा? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। बढ़िया आगे तो मैं सीधे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे आ जाऊँ। हाँ एक डायग्राम है सर। नहीं इधर नहीं है। हाँ, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर के लिए गिफ्ट बना रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर रिसेप्टर का मतलब कौन सा हार्मोन है हमारा? थायराइड हार्मोन। एक्चुअली इसका आधा पार्ट ना ये डायग्राम छूटा हुआ है, इसलिए आपको कर। ये बेसिकली क्या है? डीएनए। डीएनए किसके साथ है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। उसको आप बोलोगे क्रोमेटिन, ठीक है। और इसमें ये जो इसकी जो रिसेप्टर है कौन से है? थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर है वो यहाँ पर है। और इसको बोले तो ये एब्सेंस में ये किससे कौन सा एंजाइम जुड़ा रहता है? हिस्टोन डीएसिटाइलेज। इसका क्या नाम है? हिस्टोन डीएसिटाइलेज। जैसे ही ये यहाँ से हट जाएगा आपका कौन सा हार्मोन, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो क्या कर लेगा? हिस्टोन एसिटाइलेज को यहाँ पर इंक्लूड करेगा, ठीक है। अब ये एसिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन हम क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में पढ़ते हैं। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग का मतलब जब भी हमारे सेल्स को ट्रांसक्रिप्शन कराने की जरूरत होती है, क्या करने की जरूरत है? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए जो है जो क्रोमेटिन है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। और ये खुलने की प्रोसेस में एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ये जो पोस्ट इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, इसको हम अलग से कभी पढ़ेंगे। आप ये समझ जाओ कि एसिटाइलेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? एसिटाइलेशन की वजह से क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिन है ये खुल जाएगा। मतलब जो डीएनए पैकेट फॉर्म में था, पैकेजिंग इसकी पैकेजिंग क्या हो जाएगी? खुल जाएगी, ताकि उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज और ये सारे एंजाइम में आ सके और उसका ट्रांसक्रिप्शन हो सके, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली ये है कि इसमें जाके बाइंड करता है ये न्यूक्लियस पे। हम ये लोकेशन दिखाना चाह रहे हैं इसमें इस डायग्राम में कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, और ये जाके डायरेक्टली वहाँ पर एक्ट करता है, ठीक है। और ये पढ़ लिया था हमने, ये अच्छे से मैं सबको देख लीजिए। हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इसका एक पार्ट क्या है कि वो इसको एक्टिवेट करता है एडेनाइन साइक्लिस, ठीक है। यहाँ इसको पढ़ाने की जरूरत है दोबारा। बढ़ो आगे। ये भी हो गया था, ये भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर हमने इसको भी डिस्कस कर लिया था कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कहाँ पर रहे? सेल के बाहर, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, मेजर मॉलिक्यूल, उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्राइमरी। एक बार पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मैसेंजर्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस दैट इंक्लूड्स हार्मोन, इपिनेफ्रिन, ग्रोथ फैक्टर एंड न्यूरोट्रांसमीटर सच एज सेरोटोनिन।
ठीक है। और सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स आर इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? ये इंट्रासेल्युलर है, ये रिलीज बाय सेल टू ट्रिगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन से? प्रोलिफरेशन, डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, किसी स्पेसिफिक टाइप की सेल्स में डिवाइड हो जाना, माइग्रेशन, सेल्स का मूवमेंट, सर्वाइव करना, और एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल है। ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर आर देयरफॉर वन ऑफ द इनिशिएटिंग कंपोनेंट ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग ट्रांससिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड। फॉर एग्जांपल कौन से हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हमारे चाहिए? साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डाइएसाइल ग्लिसरॉल और कैल्शियम। ये सब किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है। अभी आप एक और सिग्नलिंग पढ़ोगे जब जीपीसीआर की। देखो, हमने जब जीपीसीआर की सिग्नलिंग पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग तरीके से सिग्नलिंग होती है। एक एंजाइम बाउंड एंजाइम कौन सा है? एंजाइम बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम कौन सा है? एडिनाइल साइक्लेज। अगर एडिनाइल साइक्लेज के थ्रू सिग्नलिंग होगी तो कौन से हार्मोन एडिनाइल साइक्लेज के थ्रू सिग्नलिंग करेंगे? लिखते हैं कार्टिसोल, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, डोपामिन, यूपिनेफ्रिन, एफएसएचडी, ग्लूकेगॉन, ये सारे जो हार्मोन्स हैं इनकी सिग्नलिंग किसके थ्रू होने वाली है? साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के थ्रू होने वाली है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जीपीसीआर जो है एक अल्टरनेटिव तरीके से भी सिग्नलिंग करता है, फॉस्फोलाइपेज सीसी। ठीक है। उसका डायग्राम देखेंगे तो ये फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ तक की प्रोसेस, यहाँ तक जीपीसीआर एक जैसा है। ठीक है। वही सब यूनिट है उसकी, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन। ठीक है। ये सेम स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर भी ये 7 टाइम मेम्ब्रेन से पास आउट होगा सर्पेंटिंग रिसेप्टर। फिर वो भी प्राइमरी जी प्रोटीन अल्फा, बीटा और गामा सबेट से जुड़ा होगा। ठीक है। ये रिसेप्टर सेम है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये जी प्रोटीन ट्राइमेरी। अब यहाँ से ये जो अल्फा सबयूनिट है, ये मेम्ब्रेन बाउंड एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को ना एक्टिवेट करते हुए किसको एक्टिवेट करेगी? फॉस्फोलाइपेज सी। लाइपेज है, इसका मतलब क्या है? लिपिड को क्या करेगा? कट करेगा। तो वो जो मेम्ब्रेन में लिपिड बाउंड है कौन सा? फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल डाइफॉस्फेट, PIP, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल डाइफॉस्फेट, PIP2। इसको कन्वर्ट करना है इसमें IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ये सब क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर। इसमें से जो IP3 है वो जाता है कहाँ? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वहाँ पर बाइंड करता है, वहाँ से किसको रिलीज करवा देता है? कैल्शियम आयन को रिलीज कराता है। फिर उसके बाद जो दूसरा डाइएसाइल ग्लिसरॉल वो एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज सी को। ठीक है। ये याद रखना, फॉस्फोलाइपेज सी है तो वो अल्टीमेटली किसको एक्टिवेट करेगा? और प्रोटीन काइनेज सी। उसके बाद क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन। और हमेशा एक चीज याद रखना कि जितने भी एंजाइम, जहाँ भी शब्द आता है काइनेज, काइनेज शब्द से क्या समझते हो आप लोग? ये ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा एंजाइम जो क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करता है। मतलब किसी भी के मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी प्रोटीन के अंदर PO4 ग्रुप को क्या कर देता है? ऐड कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेज। ठीक है। और ये काइनेज किस प्रकार का है? ये मान के चलो एक काइनेज दूसरे काइनेज को एक्टिवेट कर रहा है। ये एक रेले रेस जैसा है। रेले रेस का मतलब वो जो आपका डंडा है वो क्या है? फॉस्फेट। तो एक काइनेज पकड़ रहा है उसको और उस फॉस्फेट को दूसरे को देके आ रहा है, दूसरा उसको तीसरे को देके आ रहा है, तीसरा उसको चौथे को देके आ रहा है। इस तरीके से ये रेले रेस या इस तरीके की सिग्नलिंग हो रही है। तो इसमें अल्टीमेटली इसका ट्रांसफर हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। जनरली ऐसा ही होगा प्रोसेस में। ठीक है। अब ये अलग अलग सिग्नलिंग है और इसको थोड़ा सा डिटेल बताया है कि IP3 जाता है, वो कहाँ पर जाके बाइंड करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल से बाइंड करता है। कैल्शियम को कैसे रिलीज कराता है? तो यहाँ से जो कैल्शियम रिलीज होता है वो, ठीक है, वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? प्रोटीन काइनेज सी, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये दोनों को बेसिकली क्या कर रहे हैं? इसको भी फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं।
और अल्टीमेटली फिर जितने भी आगे आने वाले प्रोटीन से उसका फॉस्फोराइलेशन होगा। अब ये जो प्रोसेस है वो अलग अलग चेंज होती जाएगी हार्मोन के हिसाब से, क्या होती जाएगी चेंज, जैसे ये देखिए यहाँ पर दिखते हैं आपको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एंड फॉस्फोलाइपेज सी। तो ये कौन कौन सी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, उसके बाद एंजियोजेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंजियोजेनिन, ये सारे जो हार्मोन है, ऑक्सीन, जैसे प्लांट हार्मोन कौन सा, ऑक्सीन, ऑक्सीटोसिन, हिस्टामिन, ये सारे जो सिस्टम है वो सब सिग्नल एक्ट थ्रू फॉस्फोलाइपेज सी या RK3 सिस्टम। तो ये वो हार्मोन्स है जो किस सिस्टम के थ्रू एक्ट करते हैं, फॉस्फोलाइपेज C1, ठीक है। तो इसको याद रखना हो तो रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने क्या याद रखना है, एक एक हार्मोन, जैसे हमने क्या पढ़ा जी प्रोटीन में एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन पढ़ लो, ग्लूकेगॉन पढ़ लो, याद रख लो, FSH, LSH, ये नाम याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे कैसे हार्मोन्स हैं, प्रोटीनेस हार्मोन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं होते, उनके लिए सेल के सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये आगे अब जो दूसरे टाइप का सेल सरफेस रिसेप्टर है वो क्या है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। नाम से सिमिलर, किससे जुड़ा होगा वो, एंजाइम से जुड़ा होगा। अब एंजाइम से जुड़ा होगा मतलब देखो, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आर सेकंड मेजर टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब कैसे है, मेम्ब्रेन से पास आउट हुए, दोनों लीफलेट को अटैच है वो, ठीक है, विद लिगेंड बाइंडिंग डोमेन ऑन आउटर सरफेस। जिसके आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है, और इनर सरफेस पे क्या है, साइटोसोलिक डोमेन है, इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी। जिसके इनर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा, इंट्रिंसिक एंजाइम। इसको समझ पाते हो कि मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूँ, देखो ये सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये कैसा प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन सा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटर डोमेन। कौन सा डोमेन, आउटर डोमेन। आउटर डोमेन का मतलब ये कौन सा डोमेन होगा, आउटर डोमेन का मतलब कौन सा डोमेन हुआ, ये लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ये किससे बाइंड करेगा, लिगेंड। और ये वाला डोमेन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोसोलिक डोमेन। कौन सा डोमेन, साइटोसोलिक, जिसके पास कैसी एक्टिविटी होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब जैसे इसमें कोई यहाँ पर आके लिगेंड करके बाइंड करेगा तो ये जो एंजाइम की एक्टिविटी है, हमारी बात समझ में। ये पूरा प्रोटीन कैसा प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन। इसलिए क्या लिखा हुआ है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विद आउटर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन ऑन आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोसोलिक डोमेन हैज इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी। अब ये जो एंजाइम है ये कितने प्रकार के रिसेप्टर, कितने टाइप के हो सकते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। सबसे जो वेल नोन रिसेप्टर इसका कौन सा है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इसकी जो सिग्नलिंग है, जैसे इंसुलिन हार्मोन, जो वेल नोन हार्मोन है कौन सा हमारा, इंसुलिन, जो किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो हार्मोन इसका नाम क्या है, इंसुलिन। तो इंसुलिन वो इस सिग्नलिंग के थ्रू काम करता है, कौन सी, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। फिर टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, काइनेज एक्टिवेटेड रिसेप्टर, रिसेप्टर ग्वानिल साइक्लेज और रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। ये सारे जो एंजाइम के रिसेप्टर है सब किसके अंदर आते हैं, एंजाइम। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जो आप लोग अच्छे से पढ़ना है, बोल रहा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब नाम से समझ लो कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का मतलब टायरोसिन काइनेज, मतलब इसमें कौन सा अमीनो एसिड होगा, टायरोसिन, और उसमें क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन। इसमें टायरोसिन एक प्रकार का हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें जैसे टायरोसिन है समझ लो, तो उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस OH ग्रुप को हटा करके क्या रिप्लेस कर देते हैं हम लोग इसमें, तो जितने भी OH ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरली उसमें फॉस्फोराइलेशन वाली एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद टायरोसिन काइनेज एक्टिवेटेड रिसेप्टर, रिसेप्टर ग्वानिल साइक्लेज, जिससे हमारा उधर क्या बन रहा था, साइक्लिक AMP, यहाँ से क्या बनेगा, साइक्लिक GMP। फिर रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन क्या है, तो सीरीन और थ्रियोनिन ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड है,
जहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को सॉरी OH ग्रुप को रिमूव करके क्या किया जा सकता है, आसानी से फॉस्फेट ग्रुप को वहाँ पर ऐड किया जा सकता है। ठीक है, दिनेश समझ में आ रहा है? क्यों घबरा रहे हो, हंस क्यों रहे हो? क्या मन की बात बोलो। दोबारा रिपीट करा था। अब देखो ये नई चीज है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा तुमको अवेयर तो होना पड़ेगा। अब कल ही से पढ़ना स्टार्ट किया तो माहौल हार्मोन कौन से नाम, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये जैसे क्या DAG, ये सब हार्मोन नहीं है, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर है। हार्मोन्स तो तुम रेगुलर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो हार्मोन्स है। ठीक है, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है बीच में जो बन रहे हैं। चलो, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आर हाई एफिनिटी सेल सर्कुलेट रिसेप्टर फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइन एंड हार्मोन। ठीक है, ये किसके लिए काम करते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स, पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइन और हार्मोन। अब ये शब्द सुनिए, ग्रोथ फैक्टर मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी सेल की सरफेस पे जाके बाइंड करेगा और उस सेल की ग्रोथ के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल, ग्रोथ करवाएगा। दूसरा साइटोकाइन, तो साइटोकाइन जनरली हम लोग इसको पढ़ते किसमें, इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। साइटोकाइंस क्या है, ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सर ये ठीक है, ग्रोथ फैक्टर में जो कैंसर की जो सेल है, हाँ जैसे अब जैसे हम लोग एलर्जी रिस्पॉन्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक साइटोकाइन है इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6, कीमोकाइंस, ये सब किसमें आते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से। ठीक है, और हार्मोन्स, हार्मोन्स जो है ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। हार्मोन्स और साइटोकाइंस में क्या अंतर है, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं सिग्नलिंग के लिए, लेकिन उससे भी कम, मतलब ये नैनोग्राम में चाहिए होते हैं, तो ये पिकोग्राम में अपना काम करते हैं। पिकोग्राम का मतलब 10⁻⁻12, इतने कम कॉन्सेंट्रेशन में भी इसकी अपनी क्या कर देते हैं, सिग्नलिंग कर देते हैं कंपेरिजन में हार्मोन। ठीक है, लेकिन ये भी सब क्या है, सिग्नलिंग, कौन से प्राइमरी मैसेंजर बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें रिसेप्टर टायरोसिन के अंदर कौन कौन सी सिग्नलिंग पढ़ते हो आप लोग, जैसे बताएगा अखिलेश अभी इंसुलिन है ना, मैंने बताया था आपको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वेल नोन सिग्नलिंग कौन सी है, इंसुलिन। EGF बताओ, EGF मतलब सोचो थोड़ा सा, अब अपने मन से नाम बनाओ थोड़े बहुत। PDGF एस्ट्रोजन, क्या बोला, बोलो सही है। PDGF बता दो, PDGF का मतलब होता है क्या है, प्लेटलेट डिराइव, इन्होंने सही बोला, ठीक है। और ये PDGF का मतलब प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। FGF बता दो, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। CSF बताओ, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये सब किसके नाम, ये सब क्या है, साइटोकाइंस। बड़े आगे, अब देखो इसकी सिग्नलिंग कैसे होती है, जैसे GPS CR में आपको ये वाला डायग्राम याद रखना था, वैसे ही इसमें ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, इसके पास कौन सा है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन ये, और ये साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी वाला डोमेन। आप इसमें देखो कि एक रिसेप्टर के अंदर 3 टायरोसिन लगे होंगे, TRY TRL है, क्या है, टायरोसिन अमाइनो एसिड्स। इसको ऐसे ही बनाना है कि डंडी खींचना है ऐसे पीछे और 3 यहाँ पर, 3 से 4 मत बना, ठीक है। अब जब भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे कि मान के चलो इंसुलिन आया, ठीक है, कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा वो बाइंड करेगा रिसेप्टर। तो सबसे पहले होता है इसका रिसेप्टर का डाइमराइजेशन। क्या होता है, मतलब 2 जो रिसेप्टर है वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये क्या बना, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया,
और पहला इवेंट क्या हुआ, रिसेप्टर का डाइमर। अब डाइमराइजेशन होने के बाद फिर क्या होगा, ये एंजाइम का जो ये जो रिसेप्टर का जो कौन सा पार्ट था, साइटोस्केलेटन जो पार्ट था वो एक्टिवेट हुआ, और वो एक्टिवेट हुआ तो उसको कैसे क्या करेगा, इसके पास कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी उसके पास, काइनेज एक्टिविटी। तो काइनेज एक्टिविटी क्या करेगी, उसका फॉस्फोराइलेशन। तो 6 एटीपी यहाँ लग गए और सबके पास क्या अटैच हो गया, फॉस्फेट। वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एटीपी से, ये इनएक्टिव फॉर्म में था, इस फॉर्म में हो गया एक्टिवेटेड रिसेप्टर। अब ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर जो भी फिर दूसरे प्रोटीन्स आएंगे उसे बाइंड करते जाएगा, वही रेलेरेस जैसा, एक को एक्टिवेट किया फिर दूसरे को एक्टिवेट करेगा, इस तरीके से। अब इंसुलिन जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिग्नलिंग है, ठीक है, कि याद रखना हो तो रखना, नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके का डायग्राम बनाओगे, ठीक है। इंसुलिन रिस्पॉन्स सब्सटेंस 1 पूरा ऐसे जितने, फिर इसके अंदर बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आते हैं, जीआरपी, एसओएस, एमईके, रास, राफ, एमईके, राफ, इतना मत पढ़ो, ठीक है। फिर आगे तुम लोग कितना पढ़ लो, कहाँ तक का पढ़ लो, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज तक का पढ़ो, डाइमराइजेशन पढ़ लो, एग्जांपल लिखो कि ये इंसुलिन की सिग्नलिंग इसको, ये हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहीं से आते हैं, एक्टिवेट रिस्पॉन्स। फिर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेटेड रिसेप्टर, इसके अंदर जो सिग्नलिंग है उसको बोलते हैं जेट स्टेट सिग्नल। कौन सी, जेट स्टेट। एक हार्मोन होता है जो किडनी से सिक्रीट होता है, उसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। कहाँ से सिक्रीट होता है ये, किडनी से, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, हिमेटोपोइसिस के लिए, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा, जेट स्टेट। तो इसमें भी सेम वही इसी तरीके का ये फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर होगी, सबसे पहले जाके बाइंड करेगा स्टैट, फिर स्टैट इससे जाके बाइंड करके दूसरा भी डाइमराइजेशन होगा, और फिर जो भी एक्टिविटी होने वाली है डाइमराइजेशन अफेक्ट और जीन एक्सप्रेशन न्यूक्लियर। ये एक्टिविटी क्या काम करेगा, किस जीन एक्सप्रेशन करेगा, ये सेल डिवीजन, इसके इरिथ्रोसाइट की हिमेटोपोइसिस, ठीक है। सब सिग्नलिंग से जितनी आप डायग्राम्स के थ्रू याद रख सको उतना अच्छा है आपके लिए। फिर है रिसेप्टर ग्वानिन साइक्लेज। तो इसके अंदर जो हार्मोन वो है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सिग्नलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, ग्वानिन साइक्लेज पेप्टाइड का रिएक्शन ऑफ ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ड्यू टू साइक्लिक ग्वानोसिन टाइप। इसका मतलब क्या हुआ, वो जीडीपी को किस में कन्वर्ट करता है, इतना ग्वानिन साइक्लेज क्या कर रहा है, जीडीपी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, साइक्लिक एसिड। इस सेंटेंस को जैसे कि एडिनाइल साइक्लेज क्या कर रहा था, एटीपी को एडीपी पे कन्वर्ट कर रहा है। लाइक साइक्लिक एसिड सीजीएमपी इज इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर। ये क्या है, एक प्रकार का साइक्लिक जीएमपी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर। अब इसकी सिग्नलिंग क्या है, द मेजर इंट्रासेलुलर टारगेट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज टारगेट ऑफ NO इज ग्वानिन साइक्लेज। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड किसके थ्रू सिग्नलिंग करेगा, ग्वानिन साइक्लेज। नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर से और ग्वानिन साइक्लेज का प्रोडक्शन करेगा। इस साइक्लिक जीएमपी किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज जी। अभी आप देख रहे थे कि काइनेज कैसे याद रखोगे, जब अपन वो पढ़ रहे थे, कौन सा, पहला फर्स्ट, तो वहाँ पर कौन सा काइनेज आ रहा था, प्रोटीन काइनेज बी। उसके बाद हमने जब वो पढ़ लिया कौन सा, फॉस्फोलाइपेज सी, तो वहाँ पर कौन सा काइनेज एक्टिवेट हो रहा था, प्रोटीन काइनेज सी। अब ये साइक्लिक एएमपी वाला है, यहाँ साइक्लिक जीएमपी वाला है, इसमें कौन सा काइनेज एक्टिवेट हो रहा है, प्रोटीन काइनेज जीएमपी। समझ पा रहे इस चीज को। और जनरली ये जो सिग्नलिंग होती है कौन सी, ग्वानिन साइक्लेज वाली सिग्नलिंग, ये ब्लड वेसल्स को क्या करती है, डायलेट करने का काम करती है। करने का काम करती है, डायलेट मतलब चौड़ा करना, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो देखो लिखा है मसल्स रिलैक्सेशन एंड डायलेशन ऑफ ब्लड। अभी पूरा सिग्नलिंग की है, कैसे नर्वस सिस्टम से सिग्नलिंग कंट्रोल, एसिटाइल को लेना आया, उसके रिसेप्टर से बाइंड के कौन सी, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, वो पहले वो ऑलरेडी वाली सिग्नलिंग हो चुकी कौन सी, फॉस्फोलाइपेज C1,
उससे अल्टीमेटली क्या प्रोडक्शन हो रहा है किसका, कैल्शियम है। अब ये सोचोगे कि सर आप यहाँ से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर, ये कौन सी सिग्नलिंग हो रही पहले इसमें, GPCR वाली सिग्नल, किसके थ्रू, फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू। तो फॉस्फोलाइपेज सी अल्टीमेटली किसका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन को बाइंड कौन करता है, एक प्रोटीन है जो बाइंड करता है कैल्शियम आयन, उसका नाम है फॉस्फोलिपिड। क्या, फॉस्फोलिपिड इज अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये फिर कैल्शियम के साथ बाइंड करके नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस करके एक एंजाइम होता है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड किससे, आर्जिनिन अमीनो एसिड से, जिसका प्रोडक्शन करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जाती है, अब यहाँ से चालू होती कौन सी सिग्नलिंग, वायरल साइक्लेज की सिग्नलिंग। ये वाली कौन सी सिग्नलिंग है, GPCR वाली सिग्नलिंग। यहाँ पर कौन सी सिग्नलिंग आ रही है, साइक्लिक जेल। फिर GDP से क्या बनाएगा, साइक्लिक GSP, इसको एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज G को, और प्रोटीन काइनेज G का अल्टीमेट फंक्शन क्या है, मसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा और ब्लड वेसल्स को चौड़ा करेगा। बढ़िया आगे, ठीक है। लास्ट टाइप की सेल सरफेस रिसेप्टर है, उनको बोलते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल। का मतलब कि किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक चैनल प्रोटीन है, जो किसके लिए, किसी पर्टिकुलर आयन के लिए क्या है, उसकी परमिटिविटी। वो अगर चैनल खुला रहेगा तो वो आयन इससे जाएगा, ट्रांसफर होगा, और अगर वो चैनल बंद हो जाएगा तो वो आयन उससे ट्रांसफर। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो सिनॉप्सिस पाए जाते हैं। सिनॉप्सिस पता है, ऐसी जगह जहाँ पर दो न्यूरॉन्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, और इन इसको क्या बोलते हैं, जो सिनॉप्सिस है, इसके अंदर अगर मैसेज का ट्रांसफर करना है तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल काम करते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, ऐसे केमिकल्स जो सिनॉप्सिस में इम्पल्सेस का ट्रांसफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर एक एग्जाम्पल देखो, इसका एसिटाइल कोलिन, ये दिखा है या एक तरीके से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी हो सकता है, या दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन हो सकता है। तो ये समझ लो कि ये न्यूरॉन का वाला बात, अब ये मसल्स वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो जॉइंट है, अब इसमें इससे इस डायरेक्शन में अगर सिग्नलिंग आनी है तो यहाँ पर कोई बीच में कनेक्शन, तो ये किसके थ्रू होता है, कुछ केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। उसका एक एग्जाम्पल है क्या, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की जो वेसल थ्री, यहाँ से इम्पल्सेस जो आए पहले कहाँ पर, ये वेसल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन जो प्रेजेंट है उसके अंदर, फिर ये मैसेंजर जो है कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या किसी दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर। तो ये आपको सिर्फ लोकेशन बताना है इस डायग्राम का उद्देश्य, ये एक्चुअली सिग्नलिंग हो कहाँ है, पर आपके लिए सफिशिएंट कौन सा रहेगा, ये है कि लिगेंड गेटेड चैनल काम कैसे करता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या जो सिनॉप्सिस है उसके अंदर आप देखते हो एसिटाइल कोलिन वहाँ पर क्या करता है, उस चैनल पे जाके बाइंड करता है। ठीक है, और जब तक ये एसिटाइल कोलिन इस चैनल से बाइंड नहीं है तब तक इससे किसी आयन का ट्रांसफर नहीं है। जैसे ये लिगेंड यहाँ पर आके बाइंड करेगा, उस ये जो चैनल है ये सोडियम और कैल्शियम आयन के लिए क्या हो गया, जब एसिटाइल कोलिन वहाँ से हटा दो तो फिर से वो चैनल कैसा हो जाएगा। इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं, लिगेंड गेटेड चैनल। मतलब जब लिगेंड जुड़ा है तब गेट ओपन है, और जब लिगेंड हट गया तो गेट फिर से क्या हो गया। तो इस तरीके के जो रिसेप्टर होते हैं ये भी सब कहाँ पर होंगे, सेल की सरफेस पे होंगे। तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, सेल सरफेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो सारे रिसेप्टर और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से सारे। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करें फिर अच्छे से, सब कचरा हो गया दिमाग, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करें। ठीक है, सिग्नलिंग क्या है, सेलुलर कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग क्या है। जब जनरली आप देखते हो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हेलो जी सर, अरे सब वही बोल रहे सर, तो वही सर्वर का ही फॉल्ट होगा सर। एक काम कीजिए, जो आपका जो ब्राउज़र है ना उसमें सारी हिस्ट्री डिलीट करिए, राइट और ट्राई कीजिए, हिस्ट्री पूरी डिलीट करके एक बार जाए। ठीक है, यहाँ पे हाँ सेल सिग्नलिंग। तो सेल जो है अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है, एक दूसरे को केमिकल मैसेज भेजने की। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, सिंपल तरीके से सेल सिग्नलिंग।
सिग्नलिंग में दो चीज़ है, एक तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होंगे और दूसरा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूँ तो दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो वो मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाएंगे या तो नहीं। पास आउट कौन से होंगे? हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफिलिक जो होंगे वो पास आउट नहीं होंगे, तो जिसके ऊपर चार्ज होगा वो पास आउट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो पास आउट हो जाते हैं उनके लिए सेल के अंदर रिसेप्टर है, तो उनको हमने नाम दे दिया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। जो पास आउट नहीं हो सकते उनके लिए सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर बनाया, तो उनको हमने नाम दे दिया सेल सरफेस। फिर सेल सरफेस रिसेप्टर के हमने 3 टाइप अभी पढ़े, जीपीसीआर, दूसरा एंजाइम लिंक और तीसरा लिगेंड लिंक। और इंट्रासेलुलर के हमने 2 एग्जांपल पढ़े, कौन से? न्यूक्लियर रिसेप्टर, साइटोप्लाज्म। अब इसको पूरा दिमाग में सोचने की कोशिश करो। जब हमने इंट्रासेलुलर पढ़ा तो सबसे पहला क्या किसकी सिग्नलिंग पढ़ी? साइटोप्लाज्मिक में स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन। उसके बाद हमने जब सेकंड क्या पढ़ा? न्यूक्लियर रिसेप्टर, उसमें हमने किसकी सिग्नलिंग पढ़ी? थायरॉइड। उसके बाद हमने पढ़ा सेल सरफेस रिसेप्टर, तो जीपीसीआर हमने पढ़ा। तो जीपीसीआर हमने देखा 2 अलग-अलग डायरेक्शन में काम करता है। एक डायरेक्शन में काम करता है किस तरीके इधर से, इसमें हमने इपिनेफ्रिन पढ़ा, साइक्लिक एएमपी वाला पार्ट है ना, उसमें क्या हो रहा है? साइक्लिक एएमपी हो रहा है। और जीपीसीआर फिर से एक और अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू काम कर रहा है, फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी क्या बना रहा है, किस उसमें काम आ रहा है? जैसे ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रोसिन, ऐसे हार्मोन की सिग्नलिंग पार्ट। और नॉर्मल एडिलेन साइक्लेज किसमें काम कर रहा है? इपिनेफ्रिन, तो याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में एक नाम याद रखो, क्या होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज? जैसे ही लिगेंड बाहर से आता है, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होता है, जितने टायरोसिन रहते हैं वहाँ पर उसका क्या हो जाता है? फॉस्फोराइज। 6 ATP लगते हैं उसमें, क्योंकि एक लिगेंड के एक रिसेप्टर में 3 टायरोसिन है, दूसरे रिसेप्टर में 3 टायरोसिन है। अगर इसके लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए ATP के? 6। उसका फॉस्फोराइजेशन, उसके बाद वो किसको एक्टिवेट करेगा वो बात करेगा, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये एंजाइम लिंक रिसेप्टर के अंदर क्या पढ़ा हमने? सेकेंड इरिथ्रोपोइटिन की सिग्नलिंग पढ़ी हमने, जैक स्टेट पाथवे, वो क्या था? टायरोसिन एसोसिएटेड रिसेप्टर। फिर उसके अंदर तीसरा हमने पढ़ा कौन सा? ग्वानिन साइक्लेज, जो किसको एक्टिवेट कर रहा है? साइक्लिक जीएमपी को, और जो किसको एक्टिवेट कर रहा है? प्रोटीन काइनेज जी को। प्रोटीन काइनेज जी क्या कर रहा है? मसल्स का रिलैक्सेशन और मसल्स का डायलेशन। फिर हमने पढ़ा लास्ट में क्या पढ़ा हमने? लिगेंड गेटेड। जो लिगेंड में हमने किसकी सिग्नलिंग पढ़ी? एसिटाइल कोलिन। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, जितना मैंने अभी रिवाइज करवाया है उतना ही पढ़ो, हो जाए। कंफ्यूजन वाली बात नहीं, एक क्लास और ले लूँगा अगर लगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डन? हाँ, आज मैं पक्का कर दूँगा।